नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और आजकल देश में राजनेता नए सिरे से इतिहास के की विवेचना कर रहे हैं, नए सिरे से इतिहास पर बहस हो रही है। ख़ास बात ये है कि लेकिन सच क्या है? ये बताने के लिए हमारे साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्व प्रोफ़ेसर आरपी बहुगुणा हैं, जिनसे हम राणा सांगा, औरंगज़ेब और सैयद सालार मसूद गाज़ी के बारे में जानेंगे, जिनको लेकर आजकल देश की राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है और अलग-अलग बयान और अलग-अलग तथ्य सामने आ रहे हैं। तो बहुगुणा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है कि आपने एनडीटीवी से बात करने के लिए टाइम निकाला। धन्यवाद। तो मेरा पहला सवाल ये है कि जो सैयद सालार मसूद गाज़ी हैं, जिनकी जिनकी बहराइच में और संभल में जो मेला लगता है, तो उसका क्या फैक्ट है? इतिहासकार उनको कैसे देखते हैं और उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो सैयद सालार मसूद हैं, उनके और भी नाम हैं, गाजी मियाँ, बाले मियाँ, बाले पीर और मेरे ख्याल से एक दो और नाम हैं। उनके नाम पर एक कल्ट है, एक पॉपुलर कल्ट है जो उत्तर प्रदेश में कई जगह फैली हुई है। संभल की आपने बात करी, लेकिन उसका मुख्य केंद्र बहराइच है, अवध में। और ये कहा जाता है कि वह महमूद गजनवी के भांजे थे और जब महमूद गजनवी ने 11वीं शताब्दी के शुरू में भारत पर आक्रमण किया तो उनके साथ उनकी बहन का जो पुत्र थे, ये मसूद, ये भी आए थे। और 1034 में एक बहराइच में एक लोकल राजा के साथ युद्ध में मारे गए थे और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन इनकी शादी होने वाली थी, ये कहा जाता है। तो एक कल्ट है, एक लेजेंड है जो धीरे धीरे इन शहरों में उत्पन्न हुई। लेकिन दिक्कत की बात क्या है हिस्टोरियंस के लिए कि जो महमूद गजनवी से संबंधित जितने भी प्रमाणिक स्रोत हैं फारसी में, उनमें कहीं भी इनका नाम नहीं है और कहीं भी ये नहीं मिलता है कि इस नाम की कोई शख्स महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे या उन्होंने भारत के किसी इलाके पर उन्होंने आक्रमण किया। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कहीं इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगालें तो इसमें कहीं भी इनकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जो उनकी मज़ार है वो तो एक फैक्ट है कि उनकी बहराइच में मज़ार है और जहाँ पे आजकल जो मेला लगता है उनके मानने वाले लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर इसका उल्लेख इतिहास में क्यों नहीं मिलता है कहीं? देखिए, आप जानते हैं इस बात को कि महमूद गजनवी के आक्रमण 10वीं शताब्दी के बिल्कुल अंत में शुरू हुए और 1027 में उसका आखिरी आक्रमण हुआ, 1030 में उसकी मृत्यु हो गई। अब पहली बार जो हमें इस बात का जो प्रमाण मिलता है कि बहराइच में सलार मसूद की कब्र है, ये पहली बार 14वीं शताब्दी में जाकर के मोहम्मद तुगलक के टाइम पर 300 साल के बाद पहला प्रमाण मोहम्मद तुगलक के टाइम पर मिलता है। 300 साल गुजरने के बाद कि मोहम्मद तुगलक वहां गए और फिरोज तुगलक, विशेष करके फिरोज तुगलक गए 14वीं शताब्दी में और उससे वो और भी ज्यादा पॉपुलर हो गई उनकी दरगाह और मज़ार और लोग वहां जाने लगे। तो ये देखिए, मतलब ये कहा जाता है कि फिरोज तुगलक के टाइम पर, और ये कहा जाता था कि वहां पर उनकी मज़ार पर जो हिंदू जोगी हैं, हिंदू साधु हैं और जो मुस्लिम सूफी कलंदर हैं, वो मिलकर के नाचते थे, गाते थे। एक बांस का एक लंबा डंडा होता था, उस पर रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े लगा करके उसके ऊपर जो है वो घोड़े के बाल लगाते थे और नाचते थे। बाद में कहा जाता है कि सिकंदर लोदी ने ये सब रोकने की कोशिश करी, कहा कि ये गैर इस्लामी है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बहुत कामयाब नहीं हुए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई ऐतिहासिक कैरेक्टर होते, अब थे या नहीं थे मैं ये नहीं कह सकता हूं, लेकिन
14वीं शताब्दी से पहले तो इनके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। और अच्छा, 14वीं जी 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 किस एज में इनकी डेथ हुई थी? कहा, जैसा जो मैंने रिसर्च किया उसमें पढ़ा कि 18 साल की उम्र में ही इनकी डेथ हो गई। तो क्या ऐसा है कि 18 साल की एज में ही इनकी मौत हो गई थी? अब देखिए, मैं बताता हूँ कि ये इनकी पूरी कहानी पहली बार प्रकाश में आती है 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में अवध के एक बहुत बड़े चिश्ती सूफी संत थे। कई लोग उनका नाम जानते हैं, हम इतिहासकारों में, खास करके जो मध्यकाल के सूफी आंदोलन पर काम करते हैं, उन्होंने इन सूफी संत पर बहुत कुछ लिखा है, जैसे प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र आलम ने, बाद में प्रोफेसर शाहिद अमीन ने भी। इनका नाम था शेख अब्दुल रहमान चिश्ती, ये अवध के ही थे। और शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने मध्यकाल के कई सूफियों की जीवनियां लिखी, उसमें इनकी भी जीवनी लिखी। तो ये जो कैरेक्टर इन्वेंट किया गया है, इसका जो आविष्कार किया गया है, ये बेसिकली पहली बार टेक्सुअल रूप से ये शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने किया। उन्होंने एक किताब लिखी, मिराते मसूदी, और मिराते मसूदी में उन्होंने बहुत डिटेल में इनको दिखाया कि भाई किस तरह से ये महमूद गजनवी के भांजे थे, भारत आए थे, और ये इनको महमूद गजनवी ने भेजा, और एक गाजी के तौर पर, और किसी लोकल हिंदू राजा के साथ मरते हुए, लड़ाई करते हुए इनकी मृत्यु हो गई और ये शहीद हो गए, तो गाजी मियाँ इनका नाम पड़ गया। तो जो भारत में तुर्की विजय के साथ या इस्लामी विजय के साथ जोड़ने का काम 17वीं शताब्दी में हुआ पहली बार। तो आज जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई इनकी कब्र पे नहीं जाना चाहिए या इनसे संबंधित कोई भी रीति रिवाज नहीं मनाया जाना चाहिए, वो जिस उनके दिमाग में जो फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स बनाए गए थे 17वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान चिश्ती के द्वारा। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर कि अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, सिकंदर लोदी ने 15वीं शताब्दी में रोकने की कोशिश करी, आज कोई और रोकने की कोशिश कर रहा है। पॉपुलर कल्चर का अपना उसका एक अपना डायनामिक्स होता है, उसकी एक अपनी गतिशीलता होती है। तो कभी उसको ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स एक धर्म के रोकने की कोशिश करते हैं, कभी दूसरे धर्म के जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की समझ से परे है कि ये कल्ट पैदा कैसे हुई। क्योंकि इस कल्ट के जो फॉलोअर्स हैं, सैयद सलार मसूद गाजी की जो कल्ट है, उसके फॉलोअर्स मुसलमान भी और हिंदू भी हैं। जी। अब दिक्कत की बात यह है कि जो आजकल, जैसे सिकंदर लोदी की समझ में ये बात आई नहीं, उन्होंने कहा भाई ये तो गैर इस्लामी है, इसको रोको, इस कल्ट को रोको, ये जो बहराइच में ये जो गाना गाते हैं इनकी मजार पे और नाचते हैं, बंद करो, ये गैर इस्लामी है। उसी तरह से आज लोग कह रहे हैं कि भाई इसे बंद करो क्योंकि ये जो है इन्वेडर थे। अब ये इन्वेडर का जो नैरेटिव है वो तो 17वीं शताब्दी में बना ना। जी। तो प्रोफेसर शाहिद अमीन ने, आप सब जानते हैं कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने कुछ साल पहले, आज से 9-10 साल पहले, एक किताब लिखी, कॉन्क्वेस्ट एंड कम्युनिटी, द आफ्टर लाइफ ऑफ वॉरियर सेंट गाजी मियां। उनका ये कहना है कि हमें इनके बारे में जो कई तरह की कहानियां वो परतों में जुड़ी हुई हैं, परतें हैं, उसकी अलग अलग लेयर्स हैं। एक लेयर तो लोकल है, जो लोकल लेयर है वो उनको ऐसे सेंटली फिगर के रूप में देखती है, जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, और खास करके निम्न जातियों के लोग हैं, जिसमें दलित भी है, अहीर भी है, किसान और कृषक जातियां हैं, जो इनकी मजार पर जाती है और इनको इसलिए मानती है कि सोचते हैं कि भाई इन्होंने बहुत करामात किए और इनकी ब्लेसिंग्स की वजह से, इनके आशीर्वाद की वजह से उनकी फसल अच्छी होगी, या उनको और तरह के वरदान मिलेंगे। तो एक तो वो कल्ट है जिसमें हिंदू, मुसलमान, किसान जातियां, निम्न जातियां, दलित सब जुड़े हुए हैं। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये एक आक्रमणकारी के रूप में आए या नहीं आए, उनके दिमाग में ये बातें बिल्कुल नहीं है। ये परत जोड़ दी गई 17वीं शताब्दी में, जब शेख अब्दुल रहमान चिश्ती ने इनको एक तरह से इस्लामी विजय के साथ जोड़ दिया। अब मैं ये मानता, ये इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए,
जब प्रोफेसर शाहिद अमीन साहब की किताब आई आज से 9-10 साल पहले, तो एक अमेरिकी इतिहासकार हैं शेल्डन पॉलॉक साहब, उन्होंने इस किताब की समीक्षा करी और कहा कि अब कम से कम लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत जटिल कल्ट है, ये बहुत पेचीद। सलार मसूद गाजी एक पेचीदगियों से भरे हुए कैरेक्टर हैं, जिसमें एक तरफ इस्लामी विजय खून खराबा वो भी जुड़ा हुआ है उनकी लेजेंडरी लाइफ के साथ, लेकिन साथ में वो लोकल ट्रेडिशंस भी जुड़े हुए हैं, सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस, जिसमें वो लोकल जनता में काफी लोकप्रिय थे और जो उनकी कब्र पर जाते थे, और जिसमें लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, सरोकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो अब कम से कम लोग इस बात को समझ जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं और अभी भी एक खास तरह के वर्जन पर ही यकीन कर रहे हैं। अच्छा बहुगुणा सर, एक चीज और बताइए कि ये जो कल्ट है ये इतनी पॉपुलर क्यों है, क्यों इतना ज्यादा लोग इसको मानते हैं? ये जो मेला है वो अलग अलग जिलों में लगता है, तो इसका क्या रीजन है? देखिए, भारत में स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर कई तरह की पॉपुलर कल्ट्स हैं, और पीरों की और लोकल देवी देवताओं की कल्ट्स तो बहुत हैं। आप देखिए पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ लोकल लेवल पर बहुत कई तरह की देवी देवताओं के नाम हैं, उनकी कल्ट्स हैं, जिसे हम ग्रेटर हिंदू पैंथियन है उसमें उनके नाम भी नहीं है। तो अब जहाँ जैसे गोगा पीर की कल्ट है, वो हिंदुओं में भी पॉपुलर है, मुसलमानों में भी पॉपुलर है। उनको सांप के डसने से जो होता है उसके लिए उसको कहते हैं कि ये गोगा पीर उसके देवता है। कहीं ख्वाजा पीर है, कहीं कहीं आप देखिए रामदेव पीर हैं, कहीं हरबू पीर, कई तरह के तेजा जी हैं। उसी तरह से ये बाले मियाँ या बाले पीर भी हैं, क्योंकि ये लोग हमारे जो किसान लोग हैं, कृषक जातियां हैं, निम्न और भी जो काम करने कामकाजी लोग हैं, समाज के निम्न वर्ग के लोग हैं, उनके जीवन के साथ, उनके रोजमर्रा का जो जीवन है उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी फसलों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके अरमानों के साथ, उनके सरोकारों के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बात हिंदुस्तान में चाहे वो मुसलमान भी हो, वो भी इनको मानते हैं। तो ये एक तरह की मिली जुली संस्कृति है हमारी, जिसको हम सिंक्रेटिक कल्चर या कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। तो आज जो लोग इसको सोच रहे हैं कि इसको नहीं माना जाना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये जनता के रोजमर्रा के जीवन के साथ इस तरह की कल्ट्स बिल्कुल जिंदा रूप में जुड़ी हुई हैं। अच्छा बहुगुणा साहब, एक चीज और जी, एक चीज और बताइए कि क्या इस बात के कोई प्रमाण है कि इन्होंने कोई अत्याचार किया लोगों पे, या कुछ हिंदुओं पे अत्याचार किया, या इन्होंने कोई खून खराबा किया, या ये बहुत उसका आज विरोध हो? क्या इस तरह के कोई प्रमाण है इनके जो गाजी मियां के अत्याचार के या उनकी किसी नाइंसाफी के? देखिए, मैंने जैसा आपको कहा कि अगर ये हुए होंगे तो इनका समय होना चाहिए 11वीं शताब्दी का प्रारंभ। अगर ये हुए हैं, अगर ये एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे, तो इनका समय होना चाहिए 11वीं शताब्दी का प्रारंभ। 1034 में कहा जाता है कि इनकी मृत्यु हुई, लेकिन मैंने आपको बताया कि महमूद गजनवी से संबंधित किसी भी ऐतिहासिक स्रोत में इनका नाम नहीं है, और कोई भी किताब इनके बारे में लिखी नहीं गई 17वीं शताब्दी तक। 17वीं शताब्दी में पहली बार इनको महमूद गजनवी के साथ जोड़ा गया, और तब दिखाया गया कि भाई ये तुर्की विजय के एक हीरो थे, कमांडर थे, भारत आए थे और वहां युद्ध के दौरान मारे गए। तो दो अलग अलग नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव है इनका लोकल लेवल पर एक सूफी सेंट के तौर पे आम जनता के सरोकारों से जुड़े होना, कि जैसे सूफियों की मजारों में लोग जाते हैं, एक तो वो है, चाहे वो लोकल लेवल में देवी देवता हो, चाहे वो सूफी संत हो, एक तो वो कल्ट है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों जाते। दूसरा है पहलू, जो दूसरा टेक्सचुअल ट्रेडिशन है, जो किताबों में आया, जो 700 साल बाद आया, जो अब्दुल रहमान चिश्ती ने मिराते मसूदी लिख करके शुरू किया, और बाद में उस तरह की और किताबें भी लिखी गई, जिसमें इन्हें कहा गया कि भाई ये इस्लामी विजय के साथ जुड़े हुए थे, जो खून खराबे के साथ जुड़ी हुई है। तो दो अलग अलग ट्रेडिशंस हैं, दोनों ही आजकल चल रहे हैं, लेकिन ये क्लियर है
कि ये जो दूसरा ट्रेडिशन है हेजियोग्राफी का पार्ट है, जिसको हम इतिहास में हेजियोग्राफी बोलते हैं, जो कि एक तरह का जो लेजेंडरी लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ जो है लेजेंडरी लाइफ की कैसे इमेजेस पैदा होती हैं किसी आदमी के मरने के बाद, उसके बारे में क्या क्या इमेजेस पैदा होती हैं, और उन इमेजेस के पैदा होने का भी एक अपना ऐतिहासिक संदर्भ है। तो 17वीं शताब्दी में जो अब्दुल रहमान चिश्ती ने एक काम किया, उनकी अपनी समझ थी, उनके अपने उद्देश्य थे कि क्यों उन्होंने इस कैरेक्टर को पैदा किया। उनका उद्देश्य क्या था कि वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जोड़ना चाहते थे उनको, और इसलिए जान के कहा गया कि इनकी माँ गाजी मियाँ की माँ अजमेर में थी और अजमेर में ये पैदा हुए थे। तो देखिए ये मतलब बहुत जटिलता है इसमें, कई तरह के आख्यान जुड़े हुए हैं, कई तरह के नैरेटिव्स जुड़े हुए हैं। तो लेकिन देखना पड़ेगा कि जो ऑथेंटिक इमेज है वो क्या है, और जनता हिंदुओं में मतलब आप देखिए कि दलितों में, यादव या अहीरों में, कुर्मी किसानों में कि क्यों पॉपुलर हुए, पशुपालक समाज में क्यों पॉपुलर हुए। अच्छा बहुगुणा साहब, ये जो मेले लगते हैं जो इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, आप उसको कैसे देखते हैं कि ये मेले कैसे इतने पॉपुलर हो गए, और किस सदी से ये मेले लगने स्टार्ट हुए, और इन मेलों में क्या होता है? देखिए मेले तो मुझे लगता है पहली बार जो ये मेले लग रहे हैं इसका प्रमाण हमें 14वीं सदी में मिलता है। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद तुगलक पहला सुल्तान था जो वहां गया, फिर उसका उत्तराधिकारी फिरोज तुगलक हुआ, वो भी वहां गया, और फिरोज तुगलक के जाने के बाद ये कहा जाता है कि इनकी लोकप्रियता और बड़ी, क्योंकि आप जानते हैं जब सूफियों के दरगाहों में शक्तिशाली लोग जाने लगते हैं, सुल्तान जाने लगते हैं, बादशाह जाने लगते हैं, तो फिर आम जनता भी जाने लगते हैं। आपको पता है कि अजमेर में भी यही हुआ। अजमेर की दरगाह पहले 200-300 साल तक बहुत लोग जानते नहीं थे, बाद में मोहम्मद तुगलक गए वहां, उसके बाद मालवा के खलजी सुल्तान गए, फिर अकबर के जाने से उसकी लोकप्रियता बढ़ी। तो ऐसे ही ये लोकप्रियता भी बड़ी होगी 14वीं सदी के बाद। तो मेरा कहने, सिकंदर लोदी ने उसको दबाने की भी कोशिश की उस कल्ट को। मेरा और यही नहीं, सिकंदर लोदी नहीं, देखिए अब जो आजकल जो बंद करने की बात कर रहे हैं, ये पहला अटेम्प्ट नहीं है। सिकंदर लोदी ने किया, उसके बाद 20वीं सदी में मुसलमानों में भी जो रिवाइवलिस्ट लोग थे, जो रिफॉर्मिस्ट लोग थे, और हिंदुओं में भी, उन्होंने भी रोकने की कोशिश की। दोनों ने अपने अपने धर्मावलंबियों को समझाने की कोशिश की। एक ने कहा कि इस तरह की कल्ट का, इस तरह की मज़ारों पर जाने का ये गैर इस्लामी है। उधर हिंदुओं के जो धार्मिक नेता थे रिफॉर्मिस्ट टाइप के, उन्होंने कहा यहाँ मत जाइए, इसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देखिए, ये रूलिंग क्लासेस जो हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, उनको ऐसे धार्मिक क्रियाकलाप पसंद नहीं है जो धर्मों के बीचों में कंफ्यूजन पैदा करें। वो ब्लैक एंड व्हाइट में देखने के आदि हो चुके होते हैं कि या तो बिल्कुल ऐसा हो या बिल्कुल ऐसा हो। जहां दोनों का मेल जोल होता है, उनको लगता है कि ये क्या है, वो उनकी समझ में आता नहीं है। जबकि भारत के धार्मिक इतिहास की एक खास बात यह है कि हमेशा यहाँ कंपोजिट रिलीजियस कल्चर एक इंटीग्रल पार्ट रही है लाइफ का, एक धार्मिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रही है। और इसी तरह से आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कई तरह के लोकल देवी देवता भी हैं, और वही लोकल देवी देवता बाद में सूफियों का भी रूप धारण कर लेते हैं। तो इसलिए ये तो एक हमारे धार्मिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। अच्छा सर, एक चीज और बताइए कि ये जो वहां के जो लोकल राजा थे बहराइच के, उनसे इनका जो कोई फाइट हुई, उसके बाद इनकी मौत हुई, उस पर अगर आप रोशनी डालें संक्षेप में। तो मैं यही आपसे बोल रहा हूँ कि ये कहानी गढ़ी गई है 17वीं शताब्दी में। वहां वो संघर्ष दिखाया जाता है जो 17वीं शताब्दी में अब्दुल रहमान चिश्ती ने 700 साल बाद जो मिराते मसूदी नामक टेक्स्ट लिखा फारसी में, उसमें इन सब बातों का जिक्र है जो आप कह रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके स्रोत क्या थे, उन्होंने किन किताबों के आधार पर लिखा। और लोगों का मानना है कि अगर उन्होंने जो भी 12वीं शताब्दी में 11वीं में देखिए, महमूद गजनवी पर इतने प्राइमरी सोर्स हैं, बहुत ईलेट एंड डाउसन की हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स हिस्टोरियंस, सभी लोग उसको देखते हैं, इतनी किताबें प्राइमरी सोर्सेज दे रखे हैं, कहीं भी
उसमें सलार मसूद गाजी का नाम नहीं है। तो ये देखिए 17वीं शताब्दी में बताया गया कि खून खराबा हुआ और उन्होंने वहाँ जो है वो इस्लाम की विजय के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने वहाँ लोकल हिंदू राजा से लड़ाई करी और उस लड़ाई में वो मारे गए जिस दिन उनकी शादी होनी थी, और शहीद हो गए, इसलिए वो गाजी भी कहे जाते हैं, शहीद भी कहे जाते हैं। और धीरे धीरे मतलब एक तरह का उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया एक सूफी योद्धा के तौर पे। एक सूफी थे जो साथ में गाजी भी थे, और लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया। तो लेकिन सवाल इस बात का है कि देखिए ये अब्दुल रहमान चिश्ती साहब का एक लार्जर एजेंडा था। उस लार्जर एजेंडा था, वो दिखाना चाहते थे कि हिंदुस्तान में चिश्तियों ने क्या क्या किया, और वो चिश्तियों के जो भारत में संस्थापक थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की एक ऐसी इमेज पैदा करना चाहते थे, और उस इमेज के साथ उन्होंने इनको भी जोड़ दिया, और साथ में उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को भी एक बहुत बड़े वॉरियर के तौर पे जो इस्लाम फैलाने के लिए आए थे उनको भी ऐसे दिखा दिया। साथ में एक और सूफी थे मदार, शेख मदार, उनको भी जोड़ दिया। तो ये देखिए हर बार जब इमेजेस बनती हैं तो उनके पीछे एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है। जैसे आज अपोजिशन हो रहा है, उसका भी ऐतिहासिक संदर्भ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये हो सकता है, मैं 100% सर्टेनिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सूफियों की और ऐसे स्थानीय लोगों की पूजाएं होती हैं जो हो सकता है इतिहास में कभी हुए ही ना हो। अच्छा, ठीक है सर, तो आपने बहुत बहुत विस्तार से रोशनी डाली सैयद सलार मसूद गाजी के ऊपर। तो थैंक यू मिस्टर बहुगुणा कि आपने एनडीटीवी से बात करने के लिए टाइम निकाला और एक फैक्ट पे बात की, और राजनेता जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए जो ऐतिहासिक तथ्य है, जो सच है, वो आपने जनता के सामने रखा।